नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर कुछ सवाल है आपके तो सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप करिए। और सोशल मीडिया हैंडल पर भी हम मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। दो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। हमारे साथ राहुल घोष जुड़ चुके हैं और गिरीश सुडानी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार क्विकली मार्केट का चेक ले लेते हैं। और इस वक्त निफ्टी देखेंगे तो करीब करीब 50 अंक दूर है अपने रिकॉर्ड हाई से। हालांकि सेंसेक्स ने रिकॉर्ड हाई बना लिया था, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से करीब करीब 150 अंकों की गिरावट इस वक्त सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। तो ये है करंट मूड। अब देखना होगा आगे की चाल कैसे रहती है और बैंकिंग स्टॉक से कैसा कंट्रीब्यूशन आता है, जो कि अब तक नहीं दिख पा रहा है। उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन इसमें आपके कुछ सवाल है तो वो अब शो में शामिल करते हैं। और हमारे पास ट्विटर पर सवाल आया है चंडीगढ़ से ऋषिकेश जी का। इनका सवाल है बीएचईएल पर 133 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं और 88 रुपए के भाव पर इन्होंने एंट्री की हुई है बीएचईएल में। मौजूदा लेवल देखें बीएचईएल का तो इस वक्त करीब इनकी खरीदारी के पास ही ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। यहाँ पर गिरीश जी आपसे समझना चाहेंगे, बीएचईएल अभी जो करंट लेवल पर इन्होंने एंट्री ले ली है, बहुत ही हल्का नुकसान हो रहा है इनको, बट बने रहें स्टॉक में और तेजी के लिए, या फिर कोई दूसरा स्टॉक इनको सुझाएंगे आप? नहीं, इनको ऑलरेडी बने रहना चाहिए इस स्टॉक से। जैसे कि हम खुद देख रहे हैं कि यूएस यूक्रेन की जो वॉर सिचुएशन थी, उससे इन सब कंपनीज को काफी अच्छा एडवांटेज मिला है। तो कार्बन टेबल्स की ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी इन लोगों के लिए काफी बेटर फील होती है। सो इस लेवल पे बने रहें। अगले 3 महीने से 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। 65 का एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें। 110 115 का एक टारगेट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय बीएचईएल पर। अगला सवाल ले लेते हैं। और ये फेसबुक पर हमें किशोर झा जी ने भेजा है। वीनस पाइप्स इन्होंने लिया हुआ है 20 शेयर, 350 रुपए के आसपास की इनकी खरीद है वीनस पाइप्स में। और इस वक्त अगर देखें तो स्टॉक में यहाँ पर इनको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। 1135 के पास स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। और इन्होंने जो एंट्री ली थी काफ़ी पहले की खरीद इनकी लग रही है, जिसके चलते यहाँ पर शानदार मुनाफा इनको हो रहा है। ये कंपनी भी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर एंट्री कर ली थी। इस वक्त 15,000 रुपए के आसपास का गेन भी इनको हो रहा है किशोर झा जी को। क्या सजेस्ट करेंगे आप नीतिलेश, वीनस पाइप्स में और तेजी के लिए अभी भी बने रहें? 1135 तक पहुंच चुका है ये स्टॉक, अभी क्या और तेजी के लिए वेट करना चाहिए इस शेयर में? देखिए, स्टॉक में एक बढ़िया रनअप हुआ है, लेकिन ऊपर में जाके एक जो 15 जून का कैंडल है, उसी में एक मल्टीपल इनसाइड कैंडल्स बना रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करता हूँ 1120। ये लेवल अगर ये डाउन साइड में निकाल देता है तो अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लेना ये बेटर होगा, क्योंकि लास्ट 4 दिनों से इसमें फॉलो बाइंग नहीं है। और अगर नीचे आता है तो थोड़ा-सा एक्सीडेंट हो सकता है, 1050 तक भी ये स्टॉक गिर सकता है। लेकिन 1150 को निकाल देता है तो एक बार फिर 1230, 1240 ये लेवल्स भी दिखा सकता है। तो कॉशियस रहना पड़ेगा। 1120 के नीचे ये स्टॉक वीक हो सकता है। ठीक है, तो वीनस पाइप्स पर ये रहा है। अगला सवाल व्हाट्सएप पर हमें अंकित माहेश्वरी जी का आया है। इन्होंने ट्राइडेंट लिया हुआ है 1000 शेयर्स, 36 रुपए के भाव पर इन्होंने लिया हुआ, 36 के ऊपर की एंट्री है। इस स्टॉक में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इस बीच बना रहा। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखेंगे तो ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिया, और इसी लेवल के आसपास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। ट्राइडेंट में क्या करें गिरीश, यहाँ पर आप बने रहने की राय देंगे स्टॉक में या फिर निकल जाए, क्योंकि हल्का नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट इनकी खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। अभी भी बने रहना चाहिए इन्हें और तेजी के लिए रुके? गिरीश जी आपसे रिक्वेस्ट होगा अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, ट्राइडेंट में बेसिकली हम देख रहे हैं कि इन्होंने 4 क्वार्टर से काफी अपना प्रॉफिट भी डिक्लाइन करा है। मार्केट शेयर भी 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस से काफी रिड्यूस हुआ है। तो मेरी सलाह तो यही होगी कि इस स्टॉक से एक बार का बाहर हो जाएं। एंड टेक्सटाइल एंड कैपिटल गुड्स में काफी अच्छे स्टॉक्स हैं। आदित्य बिरला फैशन हो गया है, अर्बिन लिमिटेड हो गया है। इस स्टॉक्स में इसके अल्टरनेट्स में मूव कर सकते हैं। तो हाई गेन्स काफी अच्छे प्रपोजिशंस में रहेंगे।
ऑलराइट, ठीक है, तो ये है राइट ट्राइडेंट पर। चलिए कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। हमारे साथ बेंगलुरु से अब्दुल रहमान जी जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? जी मेरे पास JBM ऑटो है 2015 2015 नंबर। ये कितने पे लिया था आपने? 73? 73 रुपये 73 रुपीज। ओके, कब से होल्ड कर रहे हैं आप सर इसको? यही कोई 5 या 6 साल हो गया। ऑल राइट, 5-6 साल में भी इतना बड़ा मुनाफा देखना बहुत ही आकर्षक है। काफ़ी बड़ा गेन यहाँ पर इनको हुआ है, और क्योंकि क्वांटिटी भी अच्छी खासी ली थी तो उसका भी एक क्लियर फ़ायदा यहाँ पर मिला। और हमने देखा कि 2020 के बाद इस स्टॉक में शानदार तेज़ी देखने को मिली है JBM ऑटो में। तो पहले तो अब्दुल जी बहुत बहुत मुबारक आपको, इतने समय से आपने होल्ड किया और एंट्री लेवल काफ़ी अच्छी की, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा था और उसका यहाँ पर क्लियरली आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गिरीश जी, काफ़ी चल चुका है ये स्टॉक, इन्होंने 73 पर ले लिया था, उसके बाद हमने देखा 5-6 साल होल्ड कर चुके हैं स्टॉक को और उस हिसाब से काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। JBM ऑटो में आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म में जाए, पिछले 6 महीने में भी देखें तो करीब करीब 130% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। 500 पॉइंट तो पिछले 6 महीने में ही चल चुका है। अभी क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? और तेज़ी के लिए बने रहना चाहिए या फिर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट ही बुक कर ले? पहली बात तो इतनी अच्छे इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स हम 89 स्वदेश पे देखते हैं, इतना अच्छा लगता है कि इतने पुराने इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं। सो बेसिकली अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि इनको एटलीस्ट यहाँ से 25-30% का पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए और 950 का एक स्टिक स्टॉप लॉस होल्डिंग लेवल पे ये कैरी करके चलें। फंडामेंटल के तौर पर ये एक बहुत सपोर्टिव जोन है, तो 950 के स्टॉप लॉस के साथ ये बने रहें अपने 60-70% पोजीशन को लेके। बट एडवाइस तो यही है कि एटलीस्ट यहाँ से 25-30% की पोजीशन तो प्रॉफिट बुक करनी ही चाहिए। बिल्कुल, तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लीजिए। पैसों की ज़रूरत नहीं है आपको तो फिर आप चाहे तो कंटिन्यू कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि यहाँ पर अपना मुनाफा बुक प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए। चलिए हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं दिल्ली से, विकास। विकास जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा 2 स्टॉक्स पे क्वेश्चन है। पहला स्टॉक जो मेरे पास है वो है नवा लिमिटेड, जिसका कि नाम पहले नवा भारत वेंचर्स था। उसके मेरे पास 400 शेयर्स हैं जो कि मैंने 121 रुपये 70 पैसे के भाव पे लिए हुए हैं, और ये शेयर्स मैंने जुलाई 2021 में लिए थे। जो मेरा सेकंड स्टॉक है वो है पनामा पेट्रो, जो कि मेरे पास 1100 शेयर है 258 के भाव पे, जो कि मैंने लास्ट ईयर मई में लिए, 2022 मई में लिए हैं। तो वैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे ये जानना है कि अगर इसको लॉन्ग टर्म बेट अगर हम रखें इस पे, तो आगे जो चल के ये और अच्छा रिटर्न दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल, वो जी बिल्कुल आपकी मदद हम करेंगे, और दोनों ही स्टॉक में अच्छा फ़ायदा हो रहा है। और आपसे बात करके लग रहा था कि काफ़ी सोच समझ के स्ट्रैटेजिकली आपने इन दोनों स्टॉक को अपने लिए चुना होगा, और जिस लेवल पर एंट्री की वहाँ से ये दोनों ही शेयर चले भी हैं। नव भारत वेंचर्स भी, जिसको कि अब नवा लिमिटेड कहते हैं, और पनामा पेट्रो भी, यहाँ पर भी इनको हल्का मुनाफा हो रहा है। नितिलेश जी, ये दोनों ही स्टॉक कैसे लग रहे हैं आपको? अभी तो फिलहाल मुनाफे में हैं, क्योंकि एंट्री अच्छे लेवल पर की थी इन्होंने, लेकिन अभी जो भी मुनाफा हो रहा है वो लेके निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों स्टॉक्स में ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। तो मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए क्या, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ये दोनों स्टॉक सही रहेंगे इनके लिए? देखो यहाँ पे नवभारत लिमिटेड में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। ऑलमोस्ट 50% से लेके 60% अगर आपको रखना ही है, तो नीचे में देखो एक वीकली चार्ट के ऊपर सपोर्ट, या अगर मार्केट में कुछ करेक्शन आता है तो 250 से लेके 240 की जोन में आप फिर से क्या कर सकते हो, री एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे एटलीस्ट क्या कर लेना चाहिए, प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। और दूसरा जो काउंटर आपने पूछा पनामा पेट्रोकेमिकल्स, उसमें एक बार के लिए मैं वीकली चार्ट को देख रहा हूँ, एक अच्छा बेस बन रहा है, लेकिन अगर ये काउंटर
270 के नीचे चला जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के कर लेना। 317 जिस दिन भी ये क्रॉस करेगा तो इसमें एक बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा और स्टॉक अच्छा खासा तगड़ा रनअप यहाँ से दिखा सकता है। तो नीचे में 275, 270 एक लेवल को ध्यान रखें और ऊपर में 317। 317 को काट देता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये है राय पनामा पेट्रो में और नवा लिमिटेड में भी आपको राय दे दी गई है। बंगलुरु से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, उषा खत्री ने कॉल किया हमें। उषा जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? जी नमस्कार, मेरा सवाल है यूपीएल शेयर के लिए। ओके जी, सवाल पूछिए अपना उषा जी, किस लेवल पर लिया था और कितना समय आप दे सकती हैं यूपीएल को? 736 रुपीज में 200 शेयर लिया है। मेरे पास टाइम लिमिट है 2 इयर्स 3 इयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं बढ़ेगा तो मैं निकल सकती हूँ या नहीं, वो बता दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं एक रेंज में अटका हुआ है। हालांकि यूपीएल में तेज़ी काफ़ी अच्छी दिखी थी, इस स्टॉक में चला भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये पूरा साल अगर देखेंगे ज़्यादा कुछ बेहतर रिटर्न नहीं मिला और एक रेंज में ही ये स्टॉक अटकता हुआ नज़र आया। आपने भी जो एंट्री कर ली है वो थोड़े ऊपरी लेवल पर यहाँ पर कर लिया 736 पर। अदरवाइज़ इस स्टॉक में हमने देखा है कि अगर शुरू से देखें, थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट देखें तो अच्छी मजबूती आई है इस शेयर में। बट गिरीश जी, कैसा लग रहा है आपको यूपीएल? 736 पर इन्होंने लिया हुआ है और तेजी के लिए अभी रुकना चाहिए इन्हें या फिर निकल जाए और किसी और स्टॉक में एंट्री ले? फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है कि कंपनी के रिजल्ट ओरिएंटेशन में कोई बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं आया है। एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी कि हम 15 से 18% का प्रॉफिट गेन्स पोस्टेड करेंगे, बट वो नहीं हुआ। इस वजह से स्टॉक में काफी थोड़ा बहुत करेक्शन लगा, जो आया है वो उसी वजह से आया है। बट इन द टर्म इन कंपनी फंडामेंटल में कुछ नहीं है, तो अगर इनको अगले 3 से 6 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं तो इस स्टॉक्स में बने रहें। 770 के टेक टारगेट्स के लिए मेंशन कर सकते हैं, 650 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है, यूपीएल को होल्ड करने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से अशोक हमारे साथ हैं। अशोक जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? अशोक जी पूछिए अपना सवाल। अच्छा ठीक है, अशोक जी का सवाल हमारे पास आ गया है, कुछ दिक्कत है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनके पास है फेडरल बैंक के शेयर 200 की संख्या में 128 रुपए के भाव पर। गिरीश जी आप ही व्यू दीजिए, फेडरल बैंक इनके भाव से थोड़ा सा ही नीचे है, लेकिन एक चीज जो इसके पक्ष में दिख रही है वो है इसका वैल्यूएशन। आपको लगता है कि समय देंगे अगर फेडरल बैंक को तो ये सही शेयर साबित होगा इनके पोर्टफोलियो में? मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं ये बात कि इसका वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है अगर हम दूसरे बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर बात करें तो। एंड जिस तरीके से इनकी लोन बुक का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, तो आगे आने वाले 2 क्वार्टर्स के लिए ना बहुत अच्छे एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं। तो 150 से 170 का तो टारगेट हम भी मेंशन करेंगे अगले 6 से लेकर 9 महीने के टाइम फ्रेम के लिए, तो इसको कैरी करना ही चाहिए। ठीक है, फेडरल बैंक में निवेशित रहने की सलाह है। आगरा से अनिल आनंद का सवाल लेंगे और इनका सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए। डीसीएक्स सिस्टम्स के शेयर इनके पास हैं 37,207 रुपए के भाव, खरीद भाव 37 रुपए। चेक करेंगे इसको, ये थोड़ा सा आई थिंक कि गड़बड़ है आंकड़े, लेकिन इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है 279 रुपए के आसपास के भाव है और लास्ट ईयर नवंबर की लिस्टिंग है। गिरीश जी इसलिए व्यू आपको ही देना होगा क्योंकि थोड़ी नई लिस्टिंग है, शायद टेक्निकल व्यू लेना इस पर आसान नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन लिस्टिंग इसकी अच्छी हुई थी और इनके भाव से तो खैर ऊपर है ही शेयर। ये 280 रुपए के आसपास के प्राइस हैं, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, डीसीएक्स सिस्टम्स में ऐसे देखा जाए तो कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनीज से जो नए मैनेजमेंट कमेंट्रीज भी आई थी वो भी काफी अट्रैक्टिव थी। इन लोगों के ऑलरेडी हायर प्रपोजिशंस पे काफी मार्जिन ओरिएंटेड काम रहता है, इनकी रेकरिंग बिजनेसेस काफी अच्छे रह जाते हैं। उस वजह से अगर इनको होल्ड करना है, अगर ये लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो इनको डेफिनेटली इस स्टॉक को होल्ड ही करना चाहिए। लंबी अवधि के लिए शेयर में बने रहने की सलाह है डीसीएक्स सिस्टम्स के शेयर में। पुणे से महेश हमारे साथ हैं। महेश जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्ते सर, मेरे पास जुबिलिएंट फूड मैंने लिया था 491 और करंटली 100 है। इनफैक्ट आई ऑलरेडी बुक्ड हाफ ऑफ द लॉस और मुझे ये जानना है कि मैं
पूरा लॉस बुक करूं या जुबिलेंट फूड से निकल जाऊं, ये पहला है। और दूसरा सेम क्वेश्चन है, लक्स इंडस्ट्रीज भी मैंने 1551 पे खरीदा था, उसमें भी 50% लॉस बुक किया है, या उससे भी निकल जाऊं, ये 2 क्वेश्चन है मेरे। ठीक है महेश जी, आप ये बताएंगे कि आपने ये दोनों शेयर लिए कब थे? काफी टाइम हो गया। आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपार्ट फ्रॉम माय रेगुलर पोर्टफोलियो, लेकिन ये 2 घोड़े कुछ ऊपर आ ही नहीं रहे। ठीक है, लक्स के बारे में व्यू चाहिए और जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में, जो कि 491 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 722 रुपये की खरीद बता रहे हैं महेश जी जुबिलेंट फूड की। गिरीश, आप इस पर सलाह दीजिए, क्या करना चाहिए जुबिलेंट फूड में, क्योंकि नुकसान ज़्यादा हो रहा है और कहीं ना कहीं मार्जिन पर प्रेशर है, क्योंकि चीज़ की कीमतें जो कि इनके लिए बड़ा रॉ मटेरियल है उसकी कीमतें ऊपर थी, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। आपको भरोसा है कि थोड़ा समय देंगे तो इनके लेवल आएंगे, या फिर इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना होगा? इसके लिए बेहतर ये होगा कि किसी और शेयर में स्विच कर लें। गिरीश जी, गिरीश जी शायद आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए। अच्छा ठीक है, ये गिरीश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जुबिलेंट फूड वर्क्स, नीतिश आप ही व्यू दीजिए। हम देख रहे हैं कि थोड़ी रिकवरी तो इसमें है, 400 सवा 400 की रेंज में शेयर ये गया था, वहां से संभल के ये 500 रुपए के आसपास आया है। लेकिन क्या इस रिकवरी पर भरोसा करें और समय दें, क्योंकि अभी भी इनके जो खरीद भाव है 700 रुपए से ऊपर का, वो तो बहुत दूर है। देखो, ये काउंटर मेरे भी पास कुछ क्वांटिटी में है, लेकिन इसको भी मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। 507 से लेके 510 इस लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है। मतलब जैसे मैं सर को सुन रहा था, सब स्टॉक में मोमेंटम आया है, लेकिन जुबिलेंट फूड में मोमेंटम नहीं आया है। तो 510 से लेके 507 का लेवल का ब्रेकआउट का मैं भी वेट कर रहा हूँ। जिस दिन ब्रेकआउट आएगा तो मेरे हिसाब से 560 570 ये लेवल्स दिख सकता है। लेकिन नीचे में 475 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वो अगर ब्रेकडाउन होता है तो बिना सोचे समझे एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के कर लेना। 507 510 के ऊपर मुझे लग रहा है कि मोमेंटम आ सकता है काउंटर। ठीक है, जुबिलेंट फूड पर ये व्यू। लेकिन गिरीश जी, आप जरा राय दीजिए लक्स इंडस्ट्रीज पर, क्योंकि इनके पास जो शेयर हैं वो थोड़े से नुकसान में है। विचार कर रहे हैं कि क्या बेच दें, निकल जाएं, घाटा बुक कर लें, या फिर समय दें? थोड़ी रिकवरी हम शेयर में देख रहे हैं, क्योंकि 2000 वाला शेयर 1000 रुपए के आसपास आ गया था, वहां से रिकवर करके 1500 रुपए के आसपास का है फिलहाल। बेसिकली लक्स इंडस्ट्रीज का इनका बाइंग प्राइस बताइए मुझे कि एक बार इनका बाइंग प्राइस क्या है लक्स इंडस्ट्रीज का? प्राइस तो मेंशन नहीं किया सर इन्होंने। और महेश जी, आप फोन लाइन पर हैं क्या? फोन लाइन पे हूँ, और 4100। 4100 बहुत बहुत पुरानी खरीद है, यानी कि सही में जो सलाह दी जाती है कि शेयर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप ही के चैनल पे मुझे भी, मतलब हम लोग, क्योंकि आप भी और हम सब बार बार ये बात बोलते रहते हैं कि चाहे वो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो चाहे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अपने स्टॉप लॉस अपने रिस्क को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। तो लाइव एग्जांपल है इस चीज का। देखिए, लक्स इंडस्ट्रीज में कंपनी के प्रपोजिशंस ठीक रहे, क्योंकि मिक्स रिजल्ट्स आए। कंपनी ने परफॉर्मेंस प्रपोजिशन में काफी डिक्लाइनिंग करी है, अपने प्रॉफिट डिक्लाइनिंग ऑलमोस्ट 57% की डिक्लाइनिंग। तो यहाँ से कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आज हम अगले 3 महीने 6 महीने के अंदर ये लेवल कहीं पे भी 2500 या 3000 के लेवल देख पाएंगे, डेफिनेटली नहीं। बट हाँ, ये जरूर है कि इसको होल्ड तो नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट ये प्रॉफिट लॉस बुक करके और कहीं और किसी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के अंदर प्रपोजिशन बनाए और धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, तो शायद जो लॉस ये कर चुके हैं ऑलरेडी वो कहीं भी रिकवर हो जाए। शेयर भी बता दीजिए इनको। गिरीश जी, शेयर भी बताएंगे प्लीज। कुछ तो नेटवर्क में इशू है। गिरीश जी जैसे फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे, आपके लिए शेयर हम जरूर पूछेंगे कि अगर आपको अपने शेयर बेच के कहीं और निवेश करना है तो गिरीश जी की पसंद में कौन से शेयर हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिसके बारे में उन्होंने रिसर्च की है, पढ़ाई की है और उसको जांचा परखा है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से किशन भाटी हमारे साथ हैं। किशन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरे पास पेटीएम के शेयर है 126 और 780 रुपए के करीब में। 780 रुपए के पास है आपके पास। 780 से अभी 880 पेटीएम आ गया है। और अगर हम बात करें तो ये जो शेयर है अपने 52 वीक लो से डबल हो गया है।
पेटीएम के मैनेजमेंट ने ये कमिटमेंट दिखाई थी कि उनका पूरा का पूरा फोकस आप प्रॉफिटेबिलिटी पर रहेगा। नतीजे भी थोड़े ठीक ठाक आने शुरू हुए, वैल्यूएशन चूंकि आकर्षक थे तो वहां पर निवेशकों का रुझान आया। गिरीश जी, आपको लगता है कि ये पेटीएम मुनाफा तो हो रहा प्रति शेयर 100 रुपए का, लेकिन अभी बेचना नहीं चाहिए, थोड़ा समय दें, स्टॉप लॉस अपना बल्कि ट्रेल करते रहे ऊपर की तरफ? डेफिनेटली इस मतलब क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि 52 वीक्स हाई से काफी तेजी से मूवमेंट में आया है, क्योंकि कंपनी ने काफी रीस्ट्रक्चरिंग करी अपने बिजनेस मॉडल को लेके, अपने रेवेन्यू मॉडल्स को लेके। तो अब कहीं पे भी ना इस स्टॉक को ये एटलीस्ट 6 से 8 महीने के लिए कैरी कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस 820 के एक रेंज पे होल्डिंग बेसिस पे लगा के रखें और इसको होल्ड रहने दें। आगे के टारगेट्स हम 950 से लेकर 990 के टारगेट्स को कैरी करने की सलाह देंगे। सर मेरे पास एक और शेयर है टाटा मोटर्स के, उसका क्या करना है? पूरा जो कहते हैं ना कि प्रसाद मिलना, वो प्रसाद मिल भी रहा है, क्योंकि ये शेयर अब 575-80 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, 7 साल की हाइज के आसपास है, तो एक बढ़िया रफ्तार में शेयर है। निखिलेश, क्या आपको लगता है कि टाटा मोटर्स में जो तेजी बनी है, ये तेजी अभी और यहां से कंटिन्यू होगी? क्या चार्ट्स इससे संकेत दे रहे हैं? आज तो अच्छे है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। कल मैं जब शुरू कर रहा था तो मैंने एक चीज कही थी, 587 अगर ब्रेकआउट कर देता तो मोमेंटम स्टॉक में आएगा, लेकिन 587 को ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि जो भी मैं लेवल्स देता हूँ तो कुछ बहुत सारी चीजें देख कर देता हूँ, 5-10 पैसे से भी इधर उधर होती है। तो ये काउंटर में एक बार के लिए एग्जिट हो जाइए, और नीचे में मिलता है अगर समझो 450 से लेके 500, ये रेंज उसके लिए बेस्ट एक्यूमुलेशन रेंज है, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे एक बार के लिए एग्जिट करके नीचे अगर मिलता है काउंटर तो डेफिनेटली लेना चाहिए। टाटा मोटर्स एक अच्छा कैंडिडेट है। ठीक है, टाटा मोटर्स को लेकर ये व्यू आज थोड़ी सी कमजोरी जरूर है, लेकिन इस पर आप भरोसा अपना बनाए रखिए। राजस्थान से पवन हमारे साथ हैं। पवन, नमस्कार सर, पूछिए क्या जाना है आपको, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर जी सर, मेरे पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर है सर, ये 200 शेयर है 30 रुपए के भाव से। पवन जी, आपने लिए कब ये शेयर? सर जब ये आईपीओ आया था उसके टाइम लिया है सर। आईपीओ के टाइम में? हाँ, उसके बाद में क्या है कि वो नीचे गया था, मैंने तो 60 रुपए के भाव से लिए थे, फिर मैंने एवरेज करने अच्छा, के लिए ये एवरेज प्राइस है आपका? हाँ, एवरेज प्राइस 30 रुपए में पड़ा है। 30 रुपए आपका एवरेज प्राइस है, और आपके अगर एवरेज प्राइस से भी जोड़ें तो 39 रुपए का ये शेयर हो गया है। और पिछले 1 साल की जर्नी इसकी अच्छी रही है। 13 रुपए का भी लेवल दिखा है इसने, और अभी 39 पर है, यानी कि 3 गुना वहां से ये शेयर ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है। उज्जीवन एसएफबी, निखिलेश, इसके बारे में आपका क्या व्यू होगा? क्या अभी और चलेगा? 50 रुपए की तरफ बढ़ेगा शेयर? ये पवन जी को होल्ड करना चाहिए इसे? देखिए, स्टॉक में वीकली स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, लेकिन आपका खरीद भाव अगर 30 रुपए के आसपास है तो 50% बुक करके अगर काउंटर फिर से 34 के आसपास आता है तो वहां पे एंट्री लेना सही होगा मेरे हिसाब से। लेकिन ऊपर में जिस भी दिन ये 47 ये लेवल को क्रॉस करेगा तो ये रुकने वाला काउंटर नहीं है, इसमें एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक मोमेंटम दिखाया था, तो वैसे ही इसमें एक स्ट्रक्चर बन रहा है और ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर मुनाफा हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा बुक करके नीचे में 34 के आसपास अगर मिलता है काउंटर तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर से रीएंटर करना चाहिए। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर निखिलेश का ये व्यू। मुंबई से शंकर वर्मा का सवाल लेंगे, और इनका सवाल आया है ट्विटर के जरिए। सोशल मीडिया से लगातार हमें ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, और अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो लगातार इसका पता आपके स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में आपको मिलता रहेगा। आप जाकर इजीली अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल शंकर का सवाल लेंगे, और ट्विटर के जरिए इनका जो सवाल आया है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL के शेयर हैं 78,428 रुपए के भाव पर। और क्या कमाल की स्टॉक पिकिंग की है शंकर जी ने, अपने त्रिनेत्र खोल के मैं कहूँगा बल्कि, कि 400 वाला शेयर अब है 1200 रुपए के भाव पर। तो थोड़ी सी इन्होंने पेशेंस भी दिखाया भारत डायनामिक्स को लेकर, और हम देख रहे हैं कि जो डिफेंस के स्पेस वाली जो भी कंपनियां हैं वहाँ पर ठीक ठाक कमाई होती हुई दिखेगी। तमाम स्टॉक्स में ऐसे हमने देखा है पिछले 1-2 साल में, और सरकार का लगातार फोकस भी रहा है।
गिरीश, भारत डायनेमिक्स 400 वाला शेयर इनका 1200 का है। मुनाफा वसूली कर लें क्योंकि इनका भाव 3 गुने के आसपास हो गया है इनके जो रिटर्न्स हैं, या फिर अभी समय दें इसको? देखिए, डिफेंस सेक्टर में जैसे हम खुद भी एक साइकिल मेजर करते हैं कि ऑलरेडी ये एक पर्टिकुलर रेंज टाइम के अंदर ही मूव करते हैं। जैसे कि ऑर्डर बुक्स, नए गवर्नमेंट बजट्स और इस टाइप की कोई भी एक्टिविटीज रहती है, इवेंट्स रहते हैं, तो ही बेसिकली डिफेंस सेक्टर ज्यादातर मूव करते हैं। अब 400 रुपए का शेयर ऑलमोस्ट आप 1200 रुपए देख रहे हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 25% में ऐसे प्रॉफिट बुक करें। एंड डिफेंस में हालांकि हम अगले 3 महीने से 6 महीने के बीच में काफी बुलिश हैं, क्योंकि जो नए ऑर्डर साइकिल चालू हुए हैं इंटरनेशनल ट्रेड मेकर्स में, तो उस लेवल पे ये कंपनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बट एटलीस्ट अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करके चले, एंड यहीं पे स्टॉप लॉस एटलीस्ट 1050 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें फॉर द टारगेट ऑफ अगले 1600 से 1800 रुपए के रेंज के। ठीक है, तो ये तेजी यहीं पर अभी नहीं थमने वाली है। 1600 से 1800 की रेंज में ये शेयर जाएगा। अब डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, मिसाइल सिस्टम बनाने का काम ये करती है, और अब रिकॉर्ड हाइस पर जाकर ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। कोलकाता से किशन हमारे साथ हैं। किशन जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर और क्या सलाह चाहिए आपको? सर मेरे पास यस बैंक के 2700 शेयर हैं, 17 रुपए 10 पैसे मतलब मेरा एवरेज हो चुका है जी। तो इसको मैं क्या होल्ड करूं, या वैसे मैं 5-6 महीना कर सकता हूं होल्ड इसको, आगे इसका क्या फ्यूचर है क्या नहीं? यस बैंक फ्यूचर वाला आपने सही शब्द यूज किया किशन जी, क्योंकि यस बैंक को लेकर ना यही हम भी शब्द इस्तेमाल करते हैं यस बैंक के परिप्रेक्ष्य में। गिरीश जी, यस बैंक हमने इसमें 24 रुपए के भाव भी देखे, और 24 रुपए के आसपास जब ये शेयर चलते चलते जब ऊपर पहुंचा तो उस वक्त इटिनो सदेश पर यह राय भी दी गई थी कि शायद अब ये पीक आउट हो गया है, आपको सावधान इसमें रहना चाहिए। अब ये शेयर 16-17 वाली रेंज में है, 17 रुपए की एवरेज प्राइस है, इनके एवरेज प्राइस से ये शेयर अभी नीचे है थोड़ा सा। आपका व्यू क्या होगा, क्या इसको समय दें यस बैंक को, या फिर चूंकि अगर आपको बैंकिंग में रहना है तो उन बैंकों में शिफ्ट कर जाएं, यहां पर ग्रोथ को लेकर विजिबिलिटी है, जो साइज में बड़े बैंक हैं, या फिर यस बैंक कुछ उम्मीद करके चलनी चाहिए इससे? देखिए, यस बैंक की जो कैटेगरी है वो ऐसी है कि बहुत ज्यादा हमने देखा है कि ये सिर्फ न्यूज बेसिस पे सबसे ज्यादा चलता है। हालांकि लास्ट वीक हम यस बैंक को आप ही के चैनल पर डिस्कस भी कर रहे थे कि ये किस तरीके से आगे मूव कर रहा है। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो भी मेरी सलाह तो यही होगी कि ये किसी से सेटल्ड बैंक में शिफ्ट हो जाए, जैसे IDFC फर्स्ट हो गया है या फिर फेडरल हो गया है। तो इन सभी छोटे, अगर इनको छोटे टिकट साइज में मूव करना है तो एटलीस्ट दूसरी जगह पर स्विच करें, क्योंकि यस बैंक में ऐसा कोई खराबी नहीं, बट बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी, एंड मैनेजमेंट की कमेंट्रीज और जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसका इंटीमेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यस बैंक के लिए। मेरी सलाह तो यही होगी कि एटलीस्ट किसी दूसरे बैंक में स्विच करके और वहां गेन बेटरली मूव कर पाए। ठीक है, यस बैंक को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए अब अगले दर्शक की तरफ बढ़ेंगे, और ललित का सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है EKI एनर्जी के 300 शेयर 1400 रुपए के भाव पर, 1400 के भाव पर हैं। ये समझना पड़ेगा कि क्या इन्होंने जब ये शेयर 3000 रुपए के आसपास गया था तो उसके पहले के लिए हैं, या फिर उसके बाद जब ये फिसलना शुरू हुआ थोड़ा करेक्शन पर लेने की कोशिश की गई है। लेकिन निश्चित तौर पर EKI एनर्जी के जो निवेशक हैं उनके लिए ये साल थोड़े बुरे सपने की तरह रहा है, क्योंकि 3000 वाला शेयर अब 500 रुपये से भी नीचे का हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है ललित जी को। EKI एनर्जी आप क्या ट्रैक करते हैं इसको गिरीश जी, कैसी कंपनी है? और हालांकि छोटी ही कंपनी है, लेकिन आप इस पर व्यू दीजिए, करना क्या है? भारी पिटाई तो हो गई है। देखिए, EKI बेसिकली अगर हम कार्बन क्रेडिट्स की बात करें तो एक लीडिंग प्लेयर है कार्बन क्रेडिट्स के अंदर। अभी रिसेंटली हम लोगों ने EKI के ऊपर भी एक रिपोर्ट अपडेट करी थी कि कार्बन क्रेडिट बेस्ड कंपनी है, इनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, बट कंपनी ओरिएंटेशन में कैसा है कि ये ऑलरेडी SME गुड्स ऑन बोर्ड पे आई है, तो इनका प्रोसेस या अगर हम इंगेजमेंट देखें प्राइस रिलेशंस को लेके वो बहुत हाई चला गया। बट यहाँ से लेवल पे भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनको कंटिन्यू रखना है अगले 1.5 से 2 साल 3 साल के टाइम फ्रेम के लिए, तो ये EKI में बने रहें, क्योंकि एटलीस्ट इनको 1 से 2 साल का टाइम फ्रेम लगेगा ही लगेगा इस पर्टिकुलर रेंज में आने को। ठीक है, EKI एनर्जी को लेकर ये व्यू। पश्चिम बंगाल से दिलीप कुमार का सवाल लेंगे। दिलीप जी नमस्कार, पूछिए क्या जाना है आपको, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर जी। मेरा पास 1090 कॉर्पोरेशन है 55
65.40 में मैं खरीदा था 1000 65.40 के भाव पर 1000 शेयर। 65.40 ठीक है, खरीद का भाव मैच। कितना समय हो गया आपको दिलीप जी? प्राइस प्रोजेक्शन बता देता तो बहुत अच्छा ही होगा। समय कितना हो गया आपको लिए हुए इसको? 6 महीने से 9 महीने तक रख सकता हूँ। 6 महीने से 9 महीने और आप रख सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन क्या इसको रखना चाहिए? क्योंकि ये शेयर 90 रुपए का भी था, फिर उसके बाद आधा होकर 45 रुपए का भी इसमें हमने भाव देखा, रिकवर करके 55 रुपए के आसपास का है, 65 का एवरेज प्राइस है। नीतिलेश, आप 6 से 9 महीने दे तो सकते हैं, लेकिन क्या आपके हिसाब से कुछ उत्साहजनक है इसमें कि समय देना चाहिए, या फिर बेहतर ये होगा कि कोई और शेयर ले लें इसको बेचकर? नहीं, मुझे लगता है कि स्टॉक्स में थोड़ा-सा ऊपर के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। मैं भी पहले इसको काफ़ी ट्रैक करता था, लेकिन वन डे वंडर जैसा चलता है, एक दिन में तेज़ी दिखाता है और दूसरे दिन में तेज़ी को वाइप आउट करता है। तो अभी अगर आपको बने ही रहना है तो ₹53 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लें और किसी अच्छे दूसरे स्टॉक में अगर इसमें उछाल मिलता है तो एक बार के लिए एग्ज़िट होना, और किसी दूसरे स्टॉक में, बैंकिंग स्टॉक में मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा-सा करेक्शन होता है, उसमें आप पोज़ीशंस को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगर इसमें ही रहना है तो डीएलएफ काउंटर के ऊपर ध्यान रखिए, 420 के आसपास अगर मिलता है किस गिरावट में, तो वहाँ पे भी एक काउंटर को लिया जा सकता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और डीएलएफ मेरी पसंद होगी, इसमें से स्विच करने का। ठीक है, स्विच करने की सलाह भी है, शेयर भी बता दिया गया आपको, आप इस पर अमल कीजिए। चलिए, शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। गिरीश जी और नीतिलेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।